मेरी शादी को बस 2 ही हफ्ते गुजरे थे कि असीम दुबई जाने के लिए तैयार था। जब्त के बावजूद भी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अभी तो मैंने अपने पति से जी भर के बातें भी नहीं की थीं, ना ही उसकी संगत को ठीक से महसूस किया था। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे शादी की ख्वाहिश तो 17-18 साल की उम्र में ही होने लगी थी, क्योंकि मेरी गिनती उन लड़कियों में होती थी जो कि कम उम्र में ही रोमांटिक वीडियोस देखने की आदी हो जाती हैं और फिर शादी की ख्वाहिश बढ़ने लगती है। मगर सितम ये था कि मैं मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी, इसलिए जो भी रिश्ता आता मुझे बिना पसंद किए ही वापस चला जाता। और जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आकर वापस जाता तो मैं कई कई घंटे अपने कमरे में बेड पर लेटी रोती रहती और फिर अपना दिल बहलाने के लिए मोबाइल लेती और उस पर रोमांटिक रोमांटिक वीडियोस देखने लगती। मुझे शुरू से ही रोमांटिक सीन और रोमांटिक लोग बहुत पसंद थे। और अब तो फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पर जिस तरह की शादियों की रस्मों पर बोल्डनेस दिखाई जा रही थी, दिल में ख्वाहिश होने लगी थी कि मेरी शादी भी ऐसे ही हो। निकाह की रस्म पहले हो और शादी अगले रोज हो। निकाह होते ही मेरा पति मेरे पास आए, मेरे माथे पर प्यार करे, मुझे सीने से लगाए, अपनी मोहब्बत का खुलकर सबके सामने इजहार करे। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो अपनी मेहंदी पर मैं अपने पति के साथ खूब डांस करूँगी, जैसा कि आजकल की लड़कियाँ अपनी शादियों पर हल्ला गुल्ला करती हैं। मैं बस ऐसी ही वीडियोस देखा करती थी जिसमें न्यू मैरिड कपल बाहों में बाहें डाल के अपने हनीमून का एक एक सीन फेसबुक और इंस्टा पर भेज देते हैं। मैं कई बार एक ही सीन देखती रहती। उस वक्त तो मेरे दिल में ऐसी शदीद ख्वाहिश होती कि किसी से भी हो जाए, बस मेरी शादी हो जाए। लेकिन उस पर सितम ये कि मैं किसी को पसंद ही नहीं आती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, मेरी ख्वाहिश में शिद्दत आने लगी थी। जब भी मेरी किसी कजिन या दोस्त की शादी होती जो उम्र में मुझसे छोटी होती थी, तो मैं उसे उसके दूल्हा के पास बैठा देखकर ठंडी आहें भरती थी। वहां मौजूद कई लोग बातों बातों में मुझ पर तंज कर जाते और मेरी माँ से कह देते, अरे समीना, अभी तक तूने नूरी का कहीं रिश्ता नहीं किया। ये मेरी समीरा को देख, नूरी से 4 साल छोटी थी, उसकी भी शादी हो गई। इस बात से मेरी माँ बिना जवाब दिए ही अपना रुख बदल लेती और मुझे तो लगता जैसे किसी ने बड़े जोर का घूंसा मेरे दिल पर मारा है। मुझे सामने बैठी अपनी कजिन जहल लगने लगती। मेरा ये मन चाहता कि उनका मुंह नोच लूं और उनकी जगह मैं खुद बैठ जाऊं। कुछ रिश्ते मुझे पसंद ना करते और कुछ रिश्ते मेरे माँ बाप और भाइयों को पसंद ना आते। कहते कि लड़के की उम्र हमारी बहन से बहुत ज़्यादा लगती है। कभी कहते ये बस ठीक ठाक ही कमाता है, सारी जिंदगी नूरी हमारे घर पर ही पड़ी रहेगी। मेरा ये पूरा कर दो, मेरा वो पूरा कर दो। क्या बहन के लिए कमा रहे हैं? हमारे अपने बीवी बच्चे नहीं हैं, इसीलिए खाता पीता घराना देखना जरूरी है। सबको अपनी अपनी फिक्र थी, किसी को मेरे जज्बात का तो एहसास ही ना था। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मांद पड़ने लगी थी। इसीलिए मैंने बेशर्मों की तरह अपनी माँ से खुद कह दिया कि मेरे लिए जैसा तैसा जो भी रिश्ता आता है और मुझे पसंद करता है तो खुदा के लिए मेरी शादी कर देना। अगर वो कम भी कमाता हो तो मैं आपके घर पर कभी मांगने नहीं आऊँगी, उसकी रूखी सूखी भी खाकर गुजारा कर लूँगी। मेरी माँ मुझे जबान दराज कहने लगी, बोली, देखो तो कैसी बेशरम लड़की है, अपने ही मुंह से अपनी शादी की बात कर रही है। कमबख्त, कभी तूने सुना है किसी लड़की को ऐसी बात मुंह से निकालते हुए? मैंने कहा, अम्मा, जब आप लोग नहीं सोचेंगे तो मुझे ही कहना पड़ेगा ना। ये कहना था कि अम्मा ने चप्पल उतारी और सीधा मेरे सर का निशाना लिया था। अगर मैं जरा सा हट न जाती तो चप्पल सीधी मेरे सर पर लगनी थी। मैंने गुस्से से अपनी माँ को देखा। मैंने कहा, अगर आपने मेरा ये पैगाम भाई और पापा तक नहीं पहुँचाया तो रिश्ता देखने वाले से मैं खुद ही कह दूंगी कि मुझे आपका बेटा पसंद है। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे जो गालियाँ दी थीं, मेरे कानों से धुआं निकल गया था। मेरी माँ को जितनी भी गालियाँ याद थीं, सारी की सारी गालियाँ मुझे दे डालीं, लेकिन मुझे अब भी परवाह नहीं थी। मैंने इंतहाई मजबूरी में ये कदम उठाया था। मेरे इस कदम उठाने से ये हुआ कि अगला रिश्ता आते ही मंजूर कर लिया गया था। लेकिन लड़के वालों की एक ही डिमांड थी कि उन्हें शादी जल्दी और सादगी से चाहिए, और इस बात पर मेरे घर वालों को भी कोई ऐतराज न था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी असीम से हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी की इतनी जल्दी लड़के वालों को क्यों थी, लेकिन मैं असीम को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी मेरी बस कुछ समय के लिए ही साबित हुई थी। ये तो शादी के चंद दिन बाद मालूम हुआ कि असीम दुबई में नौकरी करता था। दुबई में किराए की टैक्सी चलाता था।
इसलिए उसे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली थीं। जब मुझे ये बात पता चली कि वो 2 हफ्ते बाद ही दुबई चला जाएगा, तो ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अगर आपने दुबई में ही रहना है तो शादी क्यों की थी? असीम कहने लगा कि अभी मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जब तक कि उसका कारोबार शुरू नहीं हो जाता, घर का निजाम तो मुझे ही चलाना है। 3 बहनों की शादी मैं कर चुका हूँ, लेकिन बहनों का आना जाना भी बहुत है। इतने सारे खर्चे पूरे करने के लिए अगर मैं हिंदुस्तान में टैक्सी चलाऊंगा तो कभी भी पूरा नहीं कर सकता। असीम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसे टैक्सी ही चलानी आती थी। वो कहने लगा, हाँ, दुबई में इतना कमा लेता हूँ कि घर में कभी तंगी नहीं हुई। मैंने कहा, फिर ऐसा करते हैं कि मुझे भी अपने साथ दुबई ले जाओ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, ये इतना आसान नहीं है। मेरा वहाँ पर कोई अपना खुद का रहने का इंतजाम नहीं है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। वहाँ तो हम लोग उसी वर्कशॉप में ही सो जाते हैं जिस मालिक की टैक्सियाँ चलाते हैं। जब मुझे पता चला कि वो साल में बस एक बार ही हिंदुस्तान आता है, वो भी बस 15 से 20 दिन के लिए, तो मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार से मार कर फोड़ डालूं। ये कैसी शादी थी? पहले तो मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। जैसे सपने मैंने शादी के लिए देखे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया। उसके बाद असीम भी अनरोमांटिक टाइप का बंदा था। मेरी कभी खुलकर तारीफ ही नहीं करता था, ना ही अपनी बेताबियों का इजहार करता था। मैंने उस पर भी सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन साल में बस 15-20 दिन ही पति की संगत पर मैं सब्र नहीं कर सकती थी। असीम ने शादी अपनी माँ और घर वालों की खातिर की थी, ताकि बीवी माँ और बहनों के नखरे उठाती रहे। मैं तो किलस के रह गई थी। मेरे रोने और नखरे दिखाने पर भी असीम पर कोई भी असर नहीं हुआ था और वो दुबई चला गया। मेरे हिस्से में फिर से वही तन्हाई आई थी। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। असीम के साथ बीते दिन याद आने लगते। पूरे 24 घंटे में वो बस 10 मिनट की वीडियो कॉल करता था। उसमें भी अपनी माँ और भाई बहनों के बारे में पूछने लगता। मैं जो उसके प्यार भरे जुमले सुनने के लिए तरस रही होती, वो मुझसे ऐसा कोई भी इजहार नहीं करता था। मेरी सास को बस मुझसे इतनी गरज थी कि मैं पूरा किचन संभाल लेती थी, ननदों की आव भगत कर लेती थी। अक्सर मेरी सास रात को अपनी नींद की दवाई खाकर जल्दी सो जाती थीं। फिर मैं और मेरा छोटा देवर, जिसका नाम साहिल था, घर में अकेले ही होते थे। अक्सर रात को खाना भी मुझे साहिल के साथ ही खाना पड़ता। वो काफ़ी बातूनी टाइप का लड़का था। अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से कहानियाँ सुनाने लगता, लेकिन मुझे उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती थी। एक बार मैं किचन में खाना बनाते हुए एक रोमांटिक मूवी का कोई हिस्सा देख रही थी, जिस मूवी को मैंने रात गुजारने के लिए रात को देखना शुरू किया था, लेकिन आधी मूवी देखने के बाद ही मुझे नींद आ गई थी। दोपहर को मेरी सास अपने कमरे में थी, मैं किचन में खाना बना रही थी। साहिल यूनिवर्सिटी से आने ही वाला था। सब्जी चूल्हे पर रखी हुई थी। मैं किचन में रखी कुर्सी पर ही बैठ गई। हमारा किचन काफ़ी बड़ा था, इसलिए टेबल कुर्सियाँ किचन में ही रखी होती थीं। अक्सर मैं नाश्ता और दोपहर का खाना वहीं खा लिया करती थी। सारे कामों से फ्री थी, बस रोटी बनानी थी, इसलिए सोचा रात वाली बची हुई मूवी देख लेती हूँ। वही देख रही थी, बल्कि हर चीज़ से बेगाना होकर मैं उस सीन में जैसे खोसी गई थी कि अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने पलट कर देखा तो साहिल बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था और वो वीडियो भी देख चुका था। मैं उसे देखकर बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी। वो भी एकदम से सीधा हो गया। कहने लगा, खाना बन गया हो तो जल्दी से रोटी बना दे। मैंने कहा, हाँ, बस बनाने ही वाली हूँ। मैंने फ़ौरन से मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन उस हादसे के बाद मैंने महसूस किया था कि साहिल का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वो मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे कमरे में आने लगा था। कहता, शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं, आज बहुत सर्दी है, हॉल में ठंड लगती है। मेरी सास शाम के वक्त सर्दी की वजह से अपने कमरे में रजाई में जाकर घुस जाती थीं। फिर अपनी चाय खाना सब कुछ वो कमरे में ही खाती थीं। मैं शाम की चाय बनाकर अपने कमरे में ले आई, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो साहिल के हाथ में मेरा मोबाइल था। वो यूट्यूब हिस्ट्री देख रहा था कि मैंने कौन कौन सी वीडियो देखी हैं। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। आखिर वो कौन होता था मेरी प्राइवेसी देखने वाला? मुझे देखकर उसने मेरा मोबाइल एक साइड पर रख दिया। मैंने चाय की ट्रे बेड पर रखी और अपना मोबाइल लेकर सीधा टेबल की दराज में रख दिया। चाय पीने के बीच साहिल मुझसे कहने लगा, भाभी, आपको मूवीज़ किस टाइप की अच्छी लगती हैं? उसके सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगा, मतलब ये कि एक्शन मूवी या फिर रोमांटिक। वो बड़ी तरंग में बात कर रहा था।
मैं न जाने क्यों उसके इस अंदाज पर थोड़ी नाराज़ हुई थी। शायद इसलिए कि वो उस दिन मेरे मोबाइल पर वो रोमांटिक सीन देख चुका था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगा कि वैसे मुझे रोमांटिक कहानियाँ और फिल्में बहुत पसंद हैं। उसने ये बात बहुत ही खुमार भरे शब्दों में कही थी। मैं अचानक ही उसकी तरफ देखने लगी तो वो कहने लगा, इंग्लिश रोमांटिक टाइप की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको? उसके सवाल पर मैंने उसे घूर कर देखा तो वो हंसने लगा। कहने लगा, भाभी, आप मुझे अपनी सहेली बना सकती हैं। अरे भाभी और देवर का रिश्ता तो प्यार मोहब्बत वाला होता है और आप मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। भाई ने बहुत ज्यादती की है आपके साथ। भरी जवानी में आपको अकेला छोड़कर दुबई चले गए। दिस इज नॉट फेयर। उसकी बातों ने मेरे कानों की लवें तक लाल कर दी थीं। मैंने कहा, साहिल, मेरे सर में दर्द है, तुम बाकी की चाय अपने कमरे में जाकर पी लो प्लीज। बेशक मुझे शादी का शौक था और मैं रोमांटिक टाइप की लड़की थी, लेकिन मोहब्बत अपने पति से ही करती थी। साहिल कौन होता था मुझसे इस तरह की बातें करने वाला? मेरे सख्त शब्दों को सुनकर उसने अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। साहिल अपने किसी भी काम को बिना झिझक मुझसे कह दिया करता था। एक दिन मैं नाश्ता बना रही थी जब साहिल भाभी भाभी की रट अपने कमरे से लगाना शुरू कर चुका था। मैंने चाय की केतली के नीचे आग थोड़ी कम की और साहिल के कमरे में चली गई। वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मुझे बेहद शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। जल्दबाजी में बिना दस्तक के ही मैं साहिल के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी। मुझे एकदम से दरवाजे पर खड़ा देखकर वो कहने लगा, अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? आ जाएं अंदर। ये देखें, मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, प्लीज इसे जल्दी से लगा दें। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मैंने झिझकते हुए अंदाज में अंदर आई थी और साहिल से सुई धागा लेकर मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी। वो लगातार मुझे ही देख रहा था और जिस अंदाज से वो मुझे देख रहा था मुझे उलझन सी हो रही थी। लेकिन मैं सांस लेना तो उस समय भूली थी जब उसने मेरे बालों की एक आवारा लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं एकदम बौखलाकर पीछे हटी थी। वो कहने लगा, क्यों घबरा रही हो? वो लट तो आपको परेशान कर रही थी। मैंने सोचा पीछे कर दूं। मैंने जल्दी से उसकी शर्ट पर बटन लगाया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अब मैंने महसूस किया था कि वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मैं अब उस साहिल से कतराने लगी थी। एक बार रात के समय मैं सो रही थी कि मुझे लगा जैसे किसी की नज़रों की तपिश मेरे चेहरे पर पड़ी है। गहरी नींद में भी मेरी आँख खुल गई थी। मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब की ही रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायजा लिया कि आखिर मुझे उलझन किस चीज़ से हो रही थी कि तभी अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिसे मैं हर वक्त बंद ही रखती थी। वो खिड़की हॉल में खुलती थी, लेकिन आज वो खिड़की खुली हुई थी। मैं हैरान थी कि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं थी। मैं बेड से उठी। जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया था जो अचानक अभी अभी यहाँ से चला गया और वो साया साहिल के कमरे में गया था। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई वो साया किसका था, लेकिन अब मुझे डर महसूस होने लगा था। मैंने खिड़की बंद कर दी और मुझे अभी कुछ डर महसूस हो रहा था। पता नहीं कौन था। मुझे अपने ही कमरे से अब डर लग रहा था। मैं अपने कमरे से तुरंत बाहर निकली और अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ जाकर लेट गई। लेकिन उनके खर्राटों ने मुझे एक पल भी सोने नहीं दिया। मजबूरन मुझे अपने ही कमरे में जाकर सोना पड़ा। सुबह नाश्ते पर साहिल मुझे ही देखे जा रहा था। कहने लगा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने कहा, हाँ, याद तो आती है। मेरी बात सुनकर साहिल कहने लगा, फिर रात भर आप करवटें बदलते हुए ही गुजार देती होंगी। भाई की संगत याद करके आपको कहाँ नींद आती होगी। साहिल की बातों ने मेरे होश उड़ाए थे। मैंने कहा, तुम ज़्यादा ही बदतमीज नहीं हो गए? खबरदार जो आगे से मुझसे ऐसी बातें की। मेरी बात सुनकर साहिल चुप हो गया और वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैं जान गई थी कि मेरी खिड़की पर वो साया किसका था। वो मेरे देवर साहिल का था, जो खिड़की खोलकर मुझे ही सोते हुए देख रहा था। और ये सब कुछ देखकर मुझे गुस्सा सा आने लगा। कैसा बदतमीज आदमी था। अगले दिन मैंने साहिल से पूछ ही लिया कि तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे आप सोते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं। ये सुनकर मुझे अपने देवर पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अगर आइंदा से तुमने ऐसी हरकतें की तो तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारी माँ से लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर साहिल को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और उस समय वहाँ से चला गया।
लेकिन रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब है। जैसे ही मेरी आँख खुली, अपने देवर को अपने इतने करीब देखकर मैं बुरी तरह से घबराई थी। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के सोओगी तो ऐसा ही होगा। और फिर तुम्हारा पति भी तो यहाँ नहीं है। मैंने सोचा मैं ही उसकी कमी पूरी कर दूँ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती, वो बेशर्म आदमी मुझे अपनी बाहों में ले चुका था और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, खुले दरवाजे से तो कोई भी अंदर आ सकता है। तुम ये दरवाज़ा मेरे लिए ही तो खोल कर रखती थीं। अब क्या नेक पारसा बन रही हो? हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ना मैंने दरवाज़ा कभी इसलिए खोला था क्योंकि मुझे अपनी इज्जत का खतरा ही ना था। मैं तो साहिल को भाइयों जैसा समझती थी। उस रात भी पता नहीं दरवाज़ा कैसे खुला रह गया था, या फिर शायद साहिल की ही कोई चाल थी। सच कहते हैं, देवर आग होता है, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उस आदमी ने मेरी इज्जत बर्बाद करके रख दी। मैं रोती रह गई, लेकिन उस आदमी को मुझ पर रहम ना आया। मुझे बर्बाद करने के बाद वो बेशर्मों की तरह कहने लगा, अगर फिर कभी मूड हो तो मुझे बता देना, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं रो रही थी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ गुनाह किया है, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो कहने लगा, जैसी फिल्में और वीडियो तुम रात में देखती हो वो क्या है? वो भी तो गुनाह है जो तुम करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? ये कहकर वो चला गया। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। अगले दिन मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने सोचा था कि ये बात मैं अपने पति को बता दूं। मैंने अब तक ये बात अपनी माँ के घर में किसी को नहीं बताई थी। एक बार मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी और मैंने उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी। वो कहने लगी, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर के साथ फ्री नहीं होना चाहिए था और उसे शुरू से ही हद में रखती। फिर वो कहने लगी, तुम्हारा पति सास कभी भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं ये सुनकर रोने लगी। वो सच कह रही थी, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पति से कहो तुम्हें दुबई बुला ले, तुम वहाँ जॉब कर लेना ताकि अपने खर्चे खुद उठा सको। मैंने ऐसा ही किया और असीम से कहा, मुझे तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रहना, या तो मुझे दुबई बुला लो, मैं वहाँ नौकरी कर लूँगी और अपने खर्चे खुद उठा लूँगी, या फिर मुझे तलाक दे दो। मैं सोच चुकी थी कि अगर असीम ने मुझे दुबई नहीं बुलाया तो मैं असीम से तलाक ले लूँगी, लेकिन वापस ससुराल नहीं जाऊँगी। असीम ने मुझे दुबई बुला लिया। मुझे वहाँ स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई। एक छोटा सा फ्लैट भी किराए पर ले लिया और फिर मैंने दोबारा हिंदुस्तान का रुख नहीं किया और अपनी ज़िंदगी को भी बदल कर रख दिया। मेरा गुनाह ये था कि मैं अपनी आंखों की हिफाजत ना कर सकी थी और गैर अखलाकी टाइप की वीडियो देखी थी। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। जब मुझे अपने गुनाह का एहसास हुआ तो मैंने तौबा कर ली। रोज़ मैं सजदे में अपने रब के हुजूर रो रो के दुआ मांगती थी। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगती थी। मैं बार बार नहाने लगती, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि मैं पाक नहीं हूँ। मेरे वजूद पर ऐसी गंदगी लग चुकी है जो कभी नहीं मिट सकती। अब मेरे सजदे लंबे होने लगे थे। मेरी नमाज में और भी शिद्दत पैदा होने लगी थी। मैंने दोबारा कभी ऐसी फिल्में और वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये बात मुझे पहले किसी ने नहीं बताई थी। मुझे कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैं इस टाइप की वीडियो देखने की आदी हो गई थी, जो गुनाह कबीरा है। देवर की शादी पर भी सिर्फ असीम ही हिंदुस्तान गए थे। मैंने कहा, मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही। मैं उस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मुझे खुदा ने 2 बेटे दिए थे। 16 साल गुजर गए थे। एक बार मेरा पति जब घर आया तो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, बहुत बुरा हुआ साहिल के साथ। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगा कि साहिल के साथ बहुत बुरा हुआ। साहिल की 14 साल की बेटी ने किसी लड़के के साथ बदकिरदारी कर ली है। साहिल बहुत रो रहा था। उसकी बेटी हर समय मोबाइल पर लगी रहती थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या देखती है। वो बच्ची गलत वीडियोस देखने लगी थी, इसलिए अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ पाप कर बैठी। और अब घर वालों को पता चला है तो साहिल का रो रो कर बुरा हाल है। कहता है, मुझे बदनामी सही नहीं जाएगी। मैंने सोचा आज खुद पर गुजरी तो उस आदमी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, और जब मेरे साथ जुल्म किया था तब कैसे घटिया घटिया जुमलेबाजी कर रहा था। मेरा पति कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ उसकी बेटी की इज्जत पर पर्दा डाल दूँ, अपने बेटे की शादी उससे कर दूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखती। ये सब सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून हुआ था। मुझे दुबई आए हुए 16 साल गुजर गए थे और मैं हिंदुस्तान एक बार भी नहीं गई थी।
लेकिन आज मैं हिंदुस्तान जाना चाहती थी। मैंने असीम से कहा, मुझे हिंदुस्तान ले चलो। असीम मान गया, बल्कि मुझे हैरत से देखने लगा, क्योंकि इन 16 सालों में उसने मुझसे कई बार जिद की थी कि हिंदुस्तान चलो, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। लेकिन आज जब मैंने अपने मुंह से कहा तो उसे हैरानी हुई थी। मैं अपने दोनों बेटों के साथ अपनी ससुराल आई थी। साहिल के चेहरे पर छाया दर्द और बदनामी जिल्लत का एहसास देखकर मेरे रूह को सुकून पहुंच गया था। सच कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। तुम्हारा किया तुम्हारे आगे ही आता है। साहिल ने मेरी इज्जत को तार तार किया था। आज उसकी बेटी ने खुद ही अपनी इज्जत लुटा दी थी और साहिल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मैं उसके सामने गई तो वो मुझसे नजरें चुरा रहा था और मुझे उसका चेहरा देखकर दिल को सुकून पहुंच रहा था। मैं उसका यही लटका हुआ चेहरा देखने ही तो हिंदुस्तान आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।